नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 26 मई 2022 को हैदराबाद में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जिस स्केल पर लोकतांत्रिक तरीके से अनेक चीजें अपने यहाँ पर कर सकता है, जिस तरीके से हम यहाँ पर कोई नीति या फिर निर्णय लागू कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय बन जाता है। और इसीलिए हम अक्सर इंडियन सॉल्यूशंस को ग्लोबली इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं। साथियों, भारत जिस स्केल पर लोकतांत्रिक तरीके से अनेक चीजें अपने यहां कर सकता है, जिस तरीके से हम यहां कोई नीति या निर्णय लागू कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का, सीखने का विषय बन जाता है। और इसलिए हम अक्सर इंडियन सॉल्यूशंस को ग्लोबली इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं। और इसलिए मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन पर आपसे कहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़िए। आप जो सीखते हैं, आपका जो भी अनुभव होता है, आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, उससे देश हित कैसे सधेगा, इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए। जरूर सोचिए। आज देश में चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अभियान हो, 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों और हजारों कंप्लायंसेस को समाप्त करने का काम हो, टैक्स के अनेकों कानूनों को समाप्त करके जीएसटी जैसी पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण हो, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेशंस को बढ़ावा देना हो, नई स्टार्टअप पॉलिसी हो, ड्रोन पॉलिसी हो, अनेक नए सेक्टर्स को खोलना हो, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना हो, ये सारे बड़े बदलाव आप जैसे युवाओं के लिए ही तो हो रहे हैं। आप जैसे युवाओं की तरफ से आने वाले जो सॉल्यूशंस है, उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, आपके आइडिया को देश की ताकत बनाने के लिए हमारी सरकार हमेशा देश की युवा शक्ति के साथ खड़ी है। साथियों, आपने सुना होगा, कई बार एक बात को मैं बार बार दोहराता भी हूं और अक्सर मैं कहता हूं, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात करता हूं। ये मंत्र देश में आज जो गवर्नेंस है उसे डिफाइन करता है। ये आप जैसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत अहम। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग यहां से निकलने के बाद बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने वाले हैं। पॉलिसी सिर्फ ड्राइंग रूम पर अच्छी हो, कागज पर बेहतर हो, जमीन पर अगर नतीजे ना दें तो उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए पॉलिसी का आकलन इंप्लीमेंटेशन और एंड रिजल्ट के आधार पर होना चाहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र ने कैसे पॉलिसीज को, देश की गवर्नेंस को रिडिफाइन किया है, ये भी मैं चाहूंगा कि आप जैसे नौजवानों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, बीते 8 साल की तुलना अगर आप उसके पहले के 3 दशक से करेंगे तो एक बात जरूर नोट करेंगे, हमारे देश में
रिफॉर्म्स की जरूरत तो हमेशा से महसूस की जाती रही थी, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर की हमेशा कमी रहती थी। पिछले 3 दशकों में लगातार बनी रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश ने लंबे समय तक पॉलिटिकल विल पावर की कमी देखी। इस वजह से देश रिफॉर्म से बड़े फैसले लेने से दूर ही रहा। 2014 के बाद से हमारा देश राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी देख रहा है और लगातार रिफॉर्म भी हो रहे हैं। हमने दिखाया है कि अगर ईमानदारी के साथ, इच्छा शक्ति के साथ रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए तो जन समर्थन अपने आप बढ़ता है। फिनटेक का उदाहरण हमारे सामने है। जिस देश में कभी बैंकिंग ही एक प्रिविलेज मानी जाती थी, उसी देश में फिनटेक सामान्य नागरिकों के जीवन को बदल रही है। जहां कभी बैंकों के प्रति भरोसा कायम करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, वहां अब दुनिया की 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में हो रही है। हमारे हेल्थ सेक्टर को भी यह माना जाता था कि किसी बड़ी चुनौती को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म की देश की इच्छा शक्ति का परिणाम हमने 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के दौरान अनुभव किया। कोरोना ने जब दस्तक दी, तब हमारे पास पीपीई किट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ना के बराबर थे। कोरोना स्पेसिफिक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन देखते ही देखते 1100 से अधिक पीपीई मैन्युफैक्चरर्स का नेटवर्क भारत में तैयार हो गया। कोरोना की टेस्टिंग के लिए भी शुरुआत में कुछ दर्जन लैब थी। बहुत कम समय में देश में 2500 से अधिक टेस्ट लैब्स का नेटवर्क बन गया। कोविड वैक्सीन के लिए तो हमारे यहां चिंता जताई जा रही थी कि हमें विदेशी वैक्सीन मिल पाएगी भी या नहीं, लेकिन हमने अपनी वैक्सीन तैयार की, इतनी वैक्सीन बनाई कि भारत में भी 190 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। भारत ने दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी वैक्सीन भेजी है। इसी प्रकार मेडिकल एजुकेशन में भी हमने एक के बाद एक अनेक रिफॉर्म किए। इसी का परिणाम है कि बीते 8 सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 380 से बढ़कर 600 से भी अधिक हो गई है। देश में मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें 90,000 से बढ़कर 1.5 लाख से ऊपर हो चुकी हैं। साथियों, पिछले 8 वर्षों में देश ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, उसकी वजह से एक और बड़ा बदलाव आया है। अब ब्यूरोक्रेसी भी पूरी शक्ति से रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने में जुटी है। सिस्टम वही है, लेकिन अब नतीजे बहुत संतोषजनक मिल रहे हैं। और इन 8 वर्षों में जो सबसे बड़ी प्रेरणा बनी है,
वो है जन भागीदारी। देश की जनता खुद आगे बढ़कर रिफॉर्म्स को गति दे रही है और हमने ये स्वच्छ भारत अभियान में देखा है। और अब वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी हम जन भागीदारी की ताकत को देख रहे हैं। जब जनता सहयोग करती है तो नतीजे अवश्य मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। यानी सरकारी व्यवस्था में सरकार रिफॉर्म करती है, ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म करती है और जनता के सहयोग से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। साथियों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की जो ये डायनेमिक्स हैं, वो आपके लिए रिसर्च का विषय है। आईएसबी जैसे बड़े संस्थान को अध्ययन करके, एनालिसिस करके दुनिया के सामने इसे लाना चाहिए। यहां से जो युवा साथी पढ़कर निकल रहे हैं, उन्हें भी रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के इस मंत्र को हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, मैं आपका ध्यान देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में आए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। आखिर क्या कारण है कि 2014 के बाद हमें खेल के हर मैदान में अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे एथलीट्स का आत्मविश्वास। आत्मविश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की खोज होती है, जब टैलेंट की हैंड होल्डिंग होती है, जब एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग का, कंपटीशन का एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। खेलो इंडिया से लेकर ओलंपिक्स पोडियम स्कीम तक ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के चलते आज स्पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म होते हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। साथियों, मैनेजमेंट की दुनिया में परफॉर्मेंस, वैल्यू एडिशन, प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन, इन बातों पर भी बहुत चर्चा होती है। अगर आपको पब्लिक पॉलिसी में इसका उत्तम उदाहरण देखना है तो आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को जरूर स्टडी करना चाहिए। हमारे देश में 100 से अधिक ऐसे जिले थे जो विकास की दौड़ में काफी पीछे थे। देश के लगभग सभी राज्यों में एकाध दो कहीं पर थोड़े ज्यादा ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। विकास से जुड़े हर पैरामीटर में ये जिले बहुत कम स्कोर करते थे। इसका सीधा प्रभाव देश की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, रेटिंग पर, ओवरऑल प्रदर्शन पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता था। लेकिन साथियों, हमने अप्रोच बदली। जिसे कल तक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते थे, हमने कहा है बैकवर्ड नहीं है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। हमने उसको एस्पिरेशनल घोषित किया।